एक बुजुर्ग व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद अपने पत्नी के साथ अकेले एक घर में रहता था। जबकि उसके तीन बेटे भी होते हैं। तीनों बेटे बाहर रहते हैं। एक दिल्ली, दूसरा हैदराबाद तो तीसरा दुबई में रहता था। दोनों की जिंदगी आराम से कट रही थी। पैसे की कोई दिक्कत नहीं रहती है। लेकिन उस बुजुर्ग व्यक्ति को एक बीमारी लग जाती है। उस बीमारी का नाम होता है पार्किंसन। दरअसल उसे उस बीमारी की वजह से वो तो न सही से चल पाता था और ना ही सही से बैठ पाता था। उसकी रात की नींद और दिन का चैन खराब हो चुका था और उस बीमारी की वजह से वो अक्सर परेशान रहता था। उसकी जो पत्नी होती है, 65 साल की होती है, उसको एक लत लग जाती है, आदत बन जाती है उसकी सेक्स की। और सेक्स करने के लिए वो अपने घर में एक लड़के को बुलाया करती थी और बाकायदा उसको उस काम का वो पैसे भी दिया करती थी। धीरे धीरे वक्त निकलता जाता है। एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। दरअसल उस घर के अंदर एक नहीं बल्कि दो दो कत्लें हो जाती हैं। और जब उस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक 65 साल की महिला जो अपने बेटे से भी कम उम्र के लड़के के साथ कैसे प्यार कर सकती है और कैसे अवैध संबंध बना सकती है। नमस्कार, मैं विपिन सिंह यादव। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश के पटना शहर के एक थाना पड़ता है पाटलिपुत्र। उसी इलाके में नेहरू नगर रोड नंबर 2 पड़ता है। दरअसल सुजाता निवास में एक बुजुर्ग दंपति रहते थे। महिला की उम्र 65 साल होती है, उसका नाम सुजाता देवी होता है। और जो व्यक्ति होता है, जो आदमी होता है, वो रिटायर्ड होता है, रिटायर्ड अधिकारी होता है। उसकी उम्र 75 साल होती है और उसका नाम होता है एन के श्रीवास्तव। दोनों उस मकान में अकेले रहते हैं, जबकि उनके तीन बेटे भी होते हैं। तीनों बाहर रहते हैं, कहीं काम करते हैं। एक हैदराबाद, दूसरा दिल्ली तो तीसरा दुबई में रहता है। जो दुबई वाला बेटा है, तीसरा बेटा, वो अक्सर अपने माँ बाप से फोन से बात करता रहता था, हालचाल उनका लिया करता था। एक दिन 15 अक्टूबर 2024 को वो अपने माँ को दोपहर के करीब 12:30 बजे के आसपास फोन करता है अपने माँ से बात करने के लिए। एक बार फ़ोन करता है, फ़ोन नहीं उठता है, दोबारा फ़ोन करता है, दोबारा भी फ़ोन नहीं उठता है। वो अपने माँ से बात करने के लिए बार-बार फ़ोन करता है, लेकिन फ़ोन नहीं उठता है, फ़ोन नहीं लगता है। वो परेशान हो जाता है, परेशान होकर अपने पिता से बात करने की कोशिश करता है, उन्हें भी फ़ोन करता है, बट उनका भी फ़ोन नहीं लगता है। वो परेशान हो जाता है, सोचने लगता है कि आखिर करें तो क्या करें? सोचते-सोचते उसे ख्याल आता है, तो जहाँ उसका घर होता है, उस घर के ठीक सामने एक अपार्टमेंट होता है, जानकी गणेश अपार्टमेंट। उस अपार्टमेंट के नीचे एक गार्ड रहता है जिसका नाम होता है राम प्यारे यादव। वो लड़का उस गार्ड को फ़ोन करता है और कहता है कि भैया, मैं अपने माँ और पिता से लगातार कई बार बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। क्या आप मेरे माँ और पिता से बात करा सकते हैं? आदमी ये जैसे ही सुनता है, कहता है वो गार्ड की, इसमें कौन-सी बड़ी बात है, मैं बात करा देता हूँ, बस थोड़ा-सा समय दीजिए। लड़का कहता है ठीक है। राम प्यारे जो गार्ड होता है वो रोड क्रॉस करके जानकी निवास पहुंचता है। जैसे ही वो जानकी निवास पहुंचता है तो देखता है कि जो घर के आगे का दरवाजा होता है वो कुंडी लगा होता है आगे से। वो उस कुंडी को खोलता है। कुंडी को खोलने के बाद घर के अंदर जैसे ही इंटर करता है तो कुछ ऐसा देखता है, देखने के बाद उसकी चीखें निकल जाती हैं और जोर से चिल्लाने लगता है। दरअसल उस घर के अंदर जो किचन होता है, किचन में एक लाश पड़ी होती है और एक लाश बेडरूम में पड़ी होती है। दोनों लाश खून से लथपथ होती है। उसका बेटा फ़ोन पे लाइन पे बना होता है, तो वीडियो कॉल पे आ जाता है और गार्ड उसको दिखाता है कि देखिए इस तरह की 2 लाशें पड़ी हुई हैं। उसकी चीखें सुनकर नीचे जो आवास होता है, निवास होता है, जानकी निवास, उसके नीचे एक किराएदार रहता है। किराएदार तुरंत दौड़ के ऊपर पहुँचता है। उसके बाद उस चीख को सुन के आस-पास के लोग भी पहुँच जाते हैं। जब लोग पहुँचते हैं तो देख के वो भौचक्का रह जाते हैं, सोचने लगते हैं कि आखिर ये कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया? कुछ किसी को पता क्यों नहीं चला? फिलहाल सब लोग देखते हैं। इसके बाद उस घटनाक्रम की सूचना पाटलिपुत्र थाने पे देते हैं। पाटलिपुत्र थाने की पुलिस आती है, छानबीन करती है और घर के एक-एक चीज़ को उठा के देखती है। साथ ही फॉरेंसिक टीम भी आती है, वो भी अपने हिसाब से सर्वे कर रही होती है। जब पुलिस घर की तलाशी ले रही होती है तो पुलिस भौचक्का हो जाती है, सोचने लगती है कि आखिर अलमारी में रखे हुए 15 लाख रुपए पैसे हैं, जेवरात हैं, कुछ भी सामान गायब नहीं, सब सामान वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है। आखिर इनकी हत्या हुई तो कैसे हुई, किसने की और क्यों की, किस वजह से की? पुलिस भी परेशान रहती है। दरअसल वो दोनों दंपत्ति की जो हत्या हुई थी, उसको देखकर ऐसा लग रहा था किसी ने किसी धारदार हथियार से एक बार नहीं बल्कि बार-बार मार के जान से मार डाला हो।
और साथ ही बुजुर्ग महिला के चेहरे को ऐसा लग रहा था कि किसी भारी वस्तु से बार बार मारकर चेहरे को कूच दिया गया हो। पुलिस जब देखती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है। दरअसल ये जो दोनों दंपत्ति होते हैं, ये सीवान जिले का एक गांव पड़ता है पचलखी, उसी गांव के रहने वाले होते हैं। उस गांव के लोगों को भी इसकी सूचना दे दी जाती है। सब के सब लोग आ जाते हैं, सबसे पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन किसी ने कुछ देखा ही नहीं था। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों को देखती है, लेकिन उन सीसीटीवी कैमरों से कुछ ऐसा मिला ही नहीं जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि आखिर कत्ल क्यों हुआ और किसने किया। पुलिस बच्चों से भी पूछताछ करती है ताकि ये पता चल सके कि किसी से इनका कोई झगड़ा तो नहीं था, कोई मामला तो नहीं था, कोई दुश्मनी तो नहीं थी, ताकि कुछ तो सुराग मिल सके, कुछ तो जानकारी मिल सके। लेकिन वहां से भी पुलिस को कुछ नहीं मिलती है, असफलता ही मिलती है पुलिस को। लेकिन पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी, टीमें बना दी गई थी, फॉरेंसिक टीम भी अपना काम कर रही थी। आखिरकार एक व्यक्ति पुलिस के पास आगे कहता है कि लगभग 11 सेकंड का एक सीसीटीवी फुटेज है, हो सकता है कि आपको यहाँ से कुछ सुराग मिल जाए। अब पुलिस जब उस 11 सेकंड के रिकॉर्डिंग को देखती है तो उसमें देखती है कि एक व्यक्ति है जो बाइक पर बैठकर इन्हीं के घर की तरफ से आ रहा होता है, और जो उसने जो कपड़े पहन रखे हैं उस कपड़े की कलर की तो पहचान हो रही थी कि किस कलर का उसने कपड़ा पहन रखा है, लेकिन उस व्यक्ति की पहचान नहीं हो पा रही थी कि आखिर वो कौन है और कहां से है। पुलिस के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए कह सकते हैं कि यह पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर था, अंधा कत्ल। इस डबल मर्डर का कातिल कौन है यह जानने के लिए पूरा पटना शहर जुट जाता है। अब पुलिस उस 11 सेकेंड के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के फुटेज के आधार पर आसपास के मुख्य रास्तों के सीसीटीवी फुटेज का मिलान करती है तो पता चलता है कि उस बाइक सवार व्यक्ति का नाम होता है अमित उर्फ टिंकू, जो कि राजीव नगर के रोड नंबर 27 पर वो रहता था और नेहरू नगर में उसकी किराने की दुकान होती है। जब आसपास के लोग उस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को देखते हैं तो कहते हैं कि ये तो अमित उर्फ टिंकू है जिसकी किराने की दुकान है। पुलिस उसके पास जाती है क्योंकि अब एकमात्र यही एक क्राइम सस्पेक्ट था। हालांकि पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया था, लेकिन पुलिस को वहां से कोई सफलता नहीं मिली थी। पुलिस अमित से पूछताछ करने लगती है। पुलिस अंधेरे में तीर चलाती है, कहती है कि हमारे पास तुम्हारी रिकॉर्डिंग है, उस रिकॉर्डिंग में हमें कुछ तुम्हारे खिलाफ अहम सबूत मिले हैं। शुरुआत में तो उसने इधर उधर की बात करने शुरू की, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछा तो उसने जो बात बताई वो बिल्कुल चौंकाने वाली बात थी। दरअसल वो कहता है कि मेरी आंटी से बात अक्सर हुआ करती थी। उस लड़के की जो उम्र थी वो 31 साल की थी और जो आंटी की उम्र थी वो 65 साल की थी। आंटी के पति होते हैं जिन्हें पार्किंसन नाम की बीमारी होती है और वो हमेशा बेड पे ही पड़े रहते हैं। उनके 3 बेटे भी रहते हैं, लेकिन वो तीनों बाहर रहते हैं, एक दिल्ली, दूसरा हैदराबाद तो तीसरा दुबई में रहता है। अब इस लड़के को वो बुजुर्ग महिला ने 15 अक्टूबर की सुबह करीब 7 बजे के आसपास फ़ोन करती है और कहती है कि तुम्हें घर पे आना है, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जैसे ही इस लड़के के पास फ़ोन पहुंचता है तो दरअसल ये फ़ोन पहली बार नहीं है, अक्सर इसके पास उस बुजुर्ग महिला का फ़ोन आता रहता था। दरअसल ये जो लड़का होता है ये नालंदा जिले के हिलसा इलाके का होता है। 3 साल पहले किराने की दुकान करने के लिए ये यहाँ पर आया हुआ था और 3 साल पहले ही सुजाता देवी से उसकी जान पहचान हो गई थी। ऐसा पहली बार नहीं था, अक्सर सुजाता देवी इस लड़के को फ़ोन किया करती थी और ये उनके घर जाया करता था और घर आने के बाद जो भी बुजुर्गों की मदद हो सकती थी ये करता था। उसने ये सारी बातें पुलिस को बताने की कोशिश की, लेकिन पुलिस कहती है कि ये तो ठीक है, हमें और जानकारी दो। फिर उस लड़के ने जो खुलना शुरू किया तो खुल कर उसने जो बताया, पुलिस की आंखें खुली की खुली रह गई। वो कहता है कि मैं जब भी जाया करता था मुझे कोई न कोई मदद मिल जाया करती थी, जैसे पैसे मिल जाया करते थे और उस पैसे के बदले मुझे उस महिला के साथ अवैध संबंध बनाना पड़ता था। ठीक वैसे ही 15 अक्टूबर को जब उस महिला ने उस लड़के को फ़ोन किया और बुलाया तो लड़का उसके घर पे जाता है और रोजाना की तरह वैसे ही उस महिला के कमरे में जाता है, उसके साथ अवैध संबंध बना रहा होता है और घर के उस कमरे से अजीब तरह की आवाजें आ रही थी
और इन आवाज़ों को जो रिटायर्ड बुजुर्ग अधिकारी होता है वो सुन लेता है, और सुनने के बाद किसी तरह से उठकर वो उस कमरे के पास जाता है और झांक कर देखता है कि अपनी पत्नी को उस लड़के के साथ आपत्तिजनक हालत में देखकर वो भौचक्का हो जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। जितनी जोर से चिल्ला सकता है उतनी जोर से चिल्लाता है। लेकिन बड़ी बात ये थी कि वो चिल्लाया इसलिए ताकि कोई आसपास का जो भी लोग हैं वो आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे, कोई चिल्लाए तो लोग क्यों नहीं आएंगे। दरअसल वो इसलिए कि अक्सर दोनों पति पत्नी में छोटी मोटी बातों को लेकर के झगड़ा हो जाया करता था और रोज इस तरह से चिल्लम चिल्ली होया करती थी, और ये चिल्लाने की आवाज़ अक्सर लोगों के कानों तक पहुंचती थी। लोग इसको अनसुना कर दिया करते थे, और उस दिन भी ठीक ऐसे ही होता। लोगों को लगता है कि आज भी वो झगड़ रहे होंगे और चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, तो कोई नहीं पहुंचता है। अब उस बुजुर्ग व्यक्ति को चिल्लाते हुए देख अमित उर्फ टिंकू जो होता है वो डर जाता है। सोचने लगता है कि अगर ये बातें बाहर के लोगों को पता चलती है तो बहुत बवाल होगा, बहुत बेइज्जती होगी और मुझे जेल भी जाना पड़ जाएगा। वो लड़का उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाता है और उसको उठाकर उस बेड पर पटक कर मारने लगता है। बुजुर्ग चिल्लाता है। पास में ही तकिया पड़ा होता है, तकिया उठा के उस बुजुर्ग के मुंह को दबा देता है ताकि वो चिल्लाए ना, शोर न मचाए। और जैसे ही वो उस बुजुर्ग के मुंह पे तकिया दबाया रहा होता है, तभी जो बुजुर्ग महिला होती है ये सब देखने के बाद वो तुरंत रसोई घर में जाती है। रसोई घर में से वो एक चाकू लेके आती है। चाकू लेकर आती है और उसके बाद वो अपने ही पति के सीने में वार करती है, बार बार वार करती है, और इतनी बार वार करती है कि जब तक कि उसके पति की सांस न रुक जाए, वो मर न जाए। इसके बाद टिंकू देखता है। टिंकू से वो कहती है कि अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मुसीबत थी, जो रोज रोज का झंझट था, वो हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। हम लोग इस मुसीबत से निकल जाएंगे, कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। इसके बाद वो बुजुर्ग महिला उस चाकू को उसके सीने से निकालती है और किचन में लेके जाती है। चाकू में जो खून लगा होता है उस खून को धुल रही होती है। इसके बाद चाकू को साइड में रख करके अपने हाथ में लगे हुए खून को धुल रही होती है। टिंकू देखता है कि इस बुजुर्ग महिला के चेहरे पे थोड़ा सी भी सिकन नहीं है, थोड़ा सा भी डर नहीं है, थोड़ा सा भी ये घबरा नहीं रही है कि इस तरह की इसने कृत्य की है। टिंकू सोचता है, अमित सोचता है कि वो दिन दूर नहीं जब उसे भी ये कारनामा खुलने के बाद जेल जाना पड़ जाएगा, और उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। अब अमित जाता है रसोई घर में और उस बुजुर्ग महिला के मुंह को दबाता है। बुजुर्ग महिला के मुंह को दबाता है। बुजुर्ग महिला उसके हाथों को जोर से काटती है, तो उस अमित की भी चीखें निकल जाती हैं। अमित को गुस्सा आता है। अमित बगल में जो चाकू पड़ा हुआ था उसको उठाकर उसके गले को रेत देता है। बुजुर्ग महिला जमीन पर गिर जाती है। वहीं रसोई घर में खल कूटने वाला जो मूसर होता है वो पड़ा होता है। उस मूसर से उस महिला को मारता रहता है, मारता रहता है, तब तक मारता है जब तक कि उसकी सांस नहीं रुक जाती है, जब तक कि वो मर नहीं जाती है। इसके बाद अमित उसके हाथ में और गले में जो भी गहना पड़ा होता है, जो सोने की चूड़ियाँ पड़ी होती हैं, उसको उठाता है और घर में थोड़ा बहुत चांदी के जो बर्तन पड़े होते हैं उसको लेता है और लेके अपने बाइक से निकल जाता है। जाने के बाद अपने दुकान पे रोजाना की तरह बैठ जाता है, व्यस्त हो जाता है। ऐसा मानो जैसे किसी को कुछ पता ही ना हो। और अमित भी ये सोचता है कि अब कोई दिक्कत नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, मैं पकड़ा नहीं पाऊंगा। अगले दिन वो शाम को जाता है, दुकान बंद करके सोनार के पास जाता है। उस चांदी के बर्तन को और सोने के जो भी सामान होते हैं, जेवरात होते हैं, वो सोनार के पास करीब 1 लाख रुपए में बेच देता है और खुशी से मजे से अपना दुकान डेली देखता है, व्यस्त रहता है। अब पुलिस को और आसपास के लोगों को इस बात का थोड़ा सा भी शक नहीं था कि ये किराना स्टोर का जो दुकानदार है, जो लड़का है, ये ऐसा काम करेगा। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि एक 65 साल की महिला, और इतनी बूढ़ी महिला, और अपने बेटे से भी कम उम्र के लड़के के साथ प्यार करती है और उसके साथ शारीरिक संबंध, अवैध संबंधों में व्यस्त रहती थी। दरअसल इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है, आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको जागरूक करना है। आप सचेत रहें, सावधान रहें और खुश रहें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में एक नए सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।